हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं अर्णा चौधरी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2026 जो अभी आपका फरवरी में जो एग्जाम है 8 फरवरी को, उसके लिए महत्वपूर्ण जो ट्रिक टैग वर्ड है जो आपको सीधे सीधे हेल्प करते हैं। जिस बच्चे ने भी अभी तक शैक्षिक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान को पढ़ा है तो वो समझ इतना थोड़ा समझने में उसको आसानी होगी कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव जो वर्ड का अंतर रहता है वो किस तरीके से रहता है। जो टैग वर्ड है सीडीपी के, जब आप सीडीपी वाला पोर्शन सोल्व करते हैं तो उसमें साइकोलॉजिकली कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि उनमें आपको, अगर अब आप ऑप्शन में से नकारात्मक शब्दों वाले ऑप्शन को काट दे तो उसके बाद जो सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव ऑप्शन बचता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो इसलिए ये सीधे सीधे हेल्प करते हैं। कोई क्वेश्चन आपने कोई थियरी नहीं पढ़ी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन क्या पूछा है और मुझे इसका आंसर कैसे देना है, तो आपको सीधे ऑप्शनों पर आना है और ऑप्शनों में नकारात्मक शब्द वाला ऑप्शन ढूंढना है और उसको कट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो ऑप्शन बचेगा वही आपका आंसर है। इतनी सीधी और कह सकते हैं कि इतनी आसान आपको सीडीपी लगेगी कि आप ये कहोगे कि वाकई सच में ये वाली जो टैग वर्ड है ये बहुत क्वेश्चनों में आपको हेल्प करेगी। चलिए अब समझ लेते हैं, क्योंकि एक शॉर्टकट है। मतलब हर एक चीज का शॉर्टकट होता है, हर एक चीज का एक ऐसा वे होता है कि इसको कंसाइज करके, छोटा करके शॉर्ट वे में कैसे कैसे इसको सोल्व करें। तो ये एक वही तरीका है ना। इसको जुगाड़ तो नहीं कहेंगे, जुगाड़ मत समझना, लेकिन ये बहुत हेल्प करता है। ये एक रामबाण इलाज हम इसको कह सकते हैं। ये बहुत अच्छी उसकी तरह काम करता है, रेमेडी की तरह। ठीक है, तो इसको एक छोटा सा टोटका नुस्खा भी कह सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जो आपका सीटेट है उसमें जो सीडीपी है, जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, वो एक बच्चों को पढ़ाने का विज्ञान है। मतलब हम बच्चों को कैसे पढ़ाए, उनकी उनकी कक्षा कैसी हो, उनकी लर्निंग यानी उनका अधिगम कैसा हो, और मतलब वो कैसे सीखते हैं, और टीचर आप हो तो टीचर कैसा हो और उसके क्या रोल है, टीचर की क्या जिम्मेदारियां हैं। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उनका उनकी क्लास का वातावरण कैसा हो, उनकी संस्कृति कैसी हो, उनका समाज कैसा हो, और उनके जो जेंडर वाला एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो लैंगिक समानता से क्वेश्चन आपका आता है। तो इस तरीके से अलग अलग टॉपिक से इस साइकोलॉजी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सीधे सीधे नहीं पूछे जाते कि सीधे चैप्टर से क्वेश्चन उठाया और पूछ लिया आपसे कि ये सिद्धांत किसने दिया है या फिर ये अवधारणा किससे संबंधित है, ऐसे नहीं पूछा जाता है। साइकोलॉजिकली घुमा के पूछा जाता है। तो जब साइकोलॉजिकली घुमा के पूछा जाता है तो उसमें कुछ ऐसे ऑप्शन जरूर दिए जाते हैं जिसमें वो सीधे सीधे नेगेटिव माने जाते हैं, नकारात्मक माने जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक लाइन बता रही हूँ जो आपके दिमाग में सीधे सीधे आपको आंसर लेने में हेल्प करेगी। जो बाल मनोविज्ञान है, जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, वो बच्चों के हित में है और बच्चों के लिए ही है। ठीक है, तो बच्चों के लिए है तो बच्चों के लिए सारी चीजें पॉजिटिव रखी गई है। चाहे वो एजुकेशन हो, एजुकेशन में सबसे बेस्ट एजुकेशन समावेशी को माना गया है तो वो पॉजिटिव है। उसके पहले अगर कोई भी एजुकेशन बच्चों के लिए है तो वो नेगेटिव मानी जाएगी। ठीक है, बच्चों के लिए दंड देना, उन्हें उन्हें रट्टा लगाने के लिए कहना, याद रखने के लिए कहना, ये सब नेगेटिव माने जाएंगे। उनके लिए अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें, उनके हित की बातें की गई है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर बात क्या हो रही है। ठीक है, तो देखिए नेगेटिव जो है, अगर आपको किसी भी ऑप्शन में हतोत्साहित शब्द दिखे कि बच्चों को, शिक्षिका को हतोत्साहित करना चाहिए पढ़ने के लिए, या फिर कार्य करने के लिए, तो नहीं। शिक्षिका को बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है, प्रोत्साहित करना है, उन्हें बढ़ावा देना है। ठीक है, शिक्षिका का काम बच्चों में तुलना करना बिल्कुल भी नहीं है। अगर दो बच्चों के बीच में तुलना हो रही है तो वो गलत ऑप्शन माना जाएगा।
बच्चों को याद करने के लिए कोई भी डाटा कभी नहीं देना है कि घर से याद करके लाना, बिल्कुल गलत माना जाएगा। रट्टा लगाने के लिए कहना बिल्कुल गलत। शैक्षिक मनोविज्ञान कभी भी बच्चों को ऐसी शिक्षा देने के लिए नहीं कहता है जिसपे बच्चों को रट्टा लगाना लगे पड़े, तो रट्टा लगाने के लिए बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं। शैक्षिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान कभी भी नहीं कहता है कि बच्चों को अलग कर दो, कि सामान्य बच्चे अलग, विशेष बच्चे अलग, इनको अलग नहीं करना है। उन्हें लेबल नहीं देना है कि यहाँ पर ये बच्चे अलग, ये बच्चे सामान्य है, ये विकलांग है, ये विशेष है, ये प्रतिभाशाली है। नहीं, उस तरीके से हमें लेबल नहीं देना है। तो नामीकरण किसी भी ऑप्शन में आपको दिखाई दे तो वो गलत हो जाएगा। अलग करना किसी भी ऑप्शन में दिखाई दे तो वो गलत हो जाएगा। अगर मानक शब्द आपको दिखाई दे, मानकीकरण शब्द दिखाई दे कि बच्चों का पाठ्यक्रम मानक होना चाहिए, बच्चों की कक्षा मानक होनी चाहिए, बच्चों का आकलन, बच्चों का मूल्यांकन मानक होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा, इसे गलत माना जाएगा। बच्चों को हमें अलग नहीं करना है। पृथक शब्द जहां आपको लगे कि बच्चों को यहाँ पृथक करने के लिए बोल रहे हैं कि भाई बच्चे कोई होशियार है तो कोई जो है कमजोर है, तो उनको पृथक कर दो ताकि ये आसानी से सीख ले, आसानी से उनको समझ में आ जाए। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बच्चों की अवहेलना करें तो ये भी गलत माना जाएगा, क्योंकि हमें उनके लिए हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमें उनकी अवहेलना, उनको इग्नोर नहीं करना है। अगर बच्चों के लिए बोल दे कि किसी बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसको विशेष कक्षा में बैठा दो, तो ये भी गलत है। हमें बच्चों को अलग नहीं करना है, विशेष कक्षा बच्चों की नहीं बनानी है, हमें बच्चों को एक ही साथ पढ़ाना है। बच्चों को हमें डांटना नहीं है, उनको चुप नहीं कराना है, उन्हें पुस्तक आधारित शिक्षण बिल्कुल भी नहीं कराना है। अगर आप पुस्तक में से कोई उदाहरण देकर उन्हें समझा रहे हैं तो वो भी गलत है। आपको जीवंत उदाहरण देने हैं, आपको पुस्तक आधारित उदाहरण नहीं देने हैं, वो भी गलत है। शिक्षक आधारित शिक्षण आपको नहीं कराना है कि बस शिक्षक पढ़ रहा है और उसने बोर्ड पर लिख दिया और बच्चों को बोल दिया कि इसको उतार लो, तो वो भी अगर किसी ऑप्शन में है तो वो भी गलत है। टीचर जब खड़े होकर क्या कहते हैं, लेक्चर दे देते हैं, तो लेक्चर भी गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से किसी बच्चे को समझ में आ रहा है, किसी को उस वे में, उस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। उस दूसरे बच्चे को, एक बच्चे को तो लेक्चर समझ में आ गया, लेकिन दूसरे बच्चे को तो लिख कर समझ में आ रहा है, किसी ऑडियो वीडियो से समझ में आ रहा है, तो ये भी गलत माना जाएगा। व्याख्यात्मक शिक्षण भी नकारात्मक माना जाता है, गलत माना जाता है। ये भी ऑप्शन अगर में किसी ऑप्शन में है तो ये गलत होगा। ठीक है, इसको भी आप कट कर देंगे। अगर कोई भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं और उदाहरण कोई और दे रहे हैं, दूसरा दे रहे हैं, टॉपिक से हटकर उदाहरण पे चले जाते हैं, गैर उदाहरण पे चले जाते हैं, जिसे अप्रासंगिक कहते हैं, इररिलेवेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इररिलेवेंट एग्जांपल अगर आप दे रहे हैं तो वो भी गलत है। ठीक है, तो वो भी क्या है, नेगेटिव माना जाएगा और उसको भी आप कट कर देंगे। ठीक है, आपको बच्चों पे दबाव नहीं बनाना है। आप जब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जो भी शिक्षा आप प्रदान कर रहे हैं, तो वो सिर्फ ग्रेडिंग के लिए नहीं कि आपको बच्चों को ग्रेड देना है इसलिए आप उनकी लर्निंग करा रहे हैं। नहीं, आपको बच्चों की रैंकिंग नहीं करनी है कि आप उनको जो है इतने नंबर का इतने नंबर की रैंकिंग इस बच्चे की, इतने नंबर की रैंकिंग इस बच्चे की है। नहीं, रैंकिंग के लिए या फिर कहो कि ग्रेडिंग के लिए उनका अधिगम नहीं होता है। ठीक है, किसी भी शब्द, किसी भी सेंटेंस में मात्र आपको दिखाई दे कि मात्र अधिगम के लिए, मात्र लर्निंग कराने के लिए शिक्षकों को ऐसा करना चाहिए, है ना। या फिर क्या है कि जैसे कोई भी कार्य है ना, जैसे कोई भी कार्य है या फिर कोई भी शिक्षा है, जैसे समावेशी शिक्षा, उसमें ऑप्शन में आ जाए कि समावेशी शिक्षा केवल सामान्य बच्चों के लिए है ना, या फिर केवल विशेष बच्चों के लिए है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे, केवल शब्द आपको दिखाई दे, मात्र शब्द आपको दिखाई दे, यही शब्द आपको दिखाई दे कि केवल उन्हीं के लिए ही है। ठीक है, तो ये सब क्या है, नकारात्मक है, आप इनको कट कर देंगे। ठीक, आपको नकल करना, क्योंकि हमें तो बच्चों को नकल करने के लिए प्रोत्साहित बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, नकल करना कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो उनको नकल करने के लिए दे दो, उनको पुस्तक दे दो कि वो उसमें से उतार ले, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, निष्क्रिय, अगर कोई भी बच्चा जैसे है कि भाई एक अच्छा अधिगम, किसे माना जाएगा, एक अच्छी लर्निंग जब बच्चा सक्रिय होगा, एक्टिव होगा। अगर वो निष्क्रिय है
कोई भी बच्चा अगर निष्क्रिय है या फिर वो क्लास में इनएक्टिव बैठा है तो वो क्या है, वो नकारात्मक है। हमें कठोर बच्चों के साथ में कठोरता नहीं अपनानी है, अनुशासन, हाँ ये इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हर किसी स्कूल में बच्चों को अनुशासन के लिए बताया जाता है कि आप अनुशासन सीखो, अनुशासन में रहो, है ना। लेकिन हमें बच्चों को अनुशासित नहीं करना है, उन्हें कमांड नहीं करना है, हमें तो उन्हें क्या करना है, स्वतंत्र छोड़ना है, स्वतंत्र एकदम फ्री। प्रजातांत्रिक क्लास दो, प्रजातांत्रिक आप उसको वातावरण दो, बहुत एकदम सकारात्मक माना जाएगा, एकदम सकारात्मक, आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा। कहीं आपको अनुशासन दिखाई दे तो कट कर दो, प्रतिस्पर्धा में बच्चों के बीच में नहीं करानी है, कट कर दो। चिंतन की हम बात करें तो अभिसारी चिंतन, देखिए अब सारी चिंतन पॉजिटिव माना जाता है, सकारात्मक। जैसे कहते हैं ना कि कौन सा चिंतन ऐसा है, जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है कि हमें बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए कौन से प्रावधान करने चाहिए, ठीक है, हमने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आएगा, अगर इसमें ऑप्शन आ गया कि इससे बच्चों के अभिसारी चिंतन में विकास होगा, इससे बच्चों के अपसारी चिंतन में विकास होगा, तो भाई हमें बच्चों के अभिसारी चिंतन में विकास करना ही नहीं है, ठीक है, तो हमें तो बच्चों के अपसारी चिंतन में विकास करना है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ाना है। तो सीधी बात है, आपका आंसर वही होगा। अगर उसमें आपको ऑप्शन दिखाई दे अभिसारी चिंतन, ठीक है, तो आप इसे कट कर दोगे, ठीक है। हमें बच्चों को अनदेखा नहीं करना, हमें बच्चों को खारिज नहीं करना है, उनका बहिष्कार नहीं करना है कि भाई कोई बच्चा है जिसकी जो ऐसी सामाजिक पृष्ठभूमि से आया है, जो अपने आप में बहुत सी सुविधाओं से वंचित है, उसके पास में बहुत ही बेसिक नॉलेज है, या फिर कह सकते हैं कि हमारी स्कूल में एडमिशन के योग्य नहीं है, तो उसका बहिष्कार कर दो। नहीं, उसका बहिष्कार आपको नहीं करना है, आपको भेदभाव बच्चों के साथ में बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, उनको ग्रुपिज्म यानी कि सामूहिकरण, देखिए समूह में बैठाकर ग्रुप बनाकर उनका अधिगम कराना, उनकी लर्निंग कराना सकारात्मक माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सामूहिकरण कर रहे हो, यानी कि एक तरह से इसको कहेंगे लेबलिंग कर रहे हो, ठीक, तो ये नेगेटिव माना जाएगा, नकारात्मक माना जाएगा। अलग-अलग प्रकार के बच्चों के लिए आपको अलग-अलग प्रकार का पाठ्यक्रम तैयार करना है, लचीला पाठ्यक्रम तैयार करना है, एक समान पाठ्यक्रम आपको तैयार नहीं करना है। सिलेबस अलग-अलग आपको डिजाइन करना है, तो एक समान पाठ्यक्रम अगर आ जाता है तो ये भी गलत है, ठीक है। आकलन किसी भी कि हमें जो है परीक्षा, हमें हमें बच्चों का मतलब प्रतिभा चेक करनी है, तो उसके लिए आकलन करना है, इस तरीके से मतलब अगर क्वेश्चन आता है उसमें आकलन शब्द आपको दिखाई देता है तो गलत। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, अनम्य, यहाँ पर यह है, ठीक है। अगर पाठ्यक्रम अनम्य है, अनम्य का मतलब है वो लचीला नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, गलत है, वो नेगेटिव माना जाएगा। अगर पाठ्यक्रम अलचीला है, पाठ्यक्रम को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, जो सिलेबस है वो फ्लेक्सिबल हो, बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार हो, तो अगर वो अलचीला है तो वो भी गलत है। अगर दृढ़ है यानी कि बहुत टफ सिलेबस है तो वो भी गलत है। कठोर कठोर अगर सिलेबस है बच्चों का तो वो भी नकारात्मक है, वो भी आप कट कर दोगे। मानक अगर सिलेबस है, मानक मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड शब्द आपको कहीं पर भी दिखाई दे तो उसको कट कर देना है, मानक शब्द आपको दिखाई दे। हम बच्चों को याद करने के लिए कभी नहीं देंगे, प्रत्यास्मरण के लिए हमें उसको कोई भी जानकारी, कोई भी विषय वस्तु याद करने के लिए नहीं देनी है। हम बच्चों को कंठस्थ कराएं कि भाई ये जानकारी आप इसको कंठस्थ कर लो, रट लो, याद कर लो, तो गलत हो जाएगा। अभ्यास बच्चों के लिए हमें कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आपको अभ्यास दिखाई दे कि हमें ज्यादा से ज्यादा किसी जानकारी को याद करने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कराओ, नहीं कराना है। ड्रिल ये शब्द आपको दिखाई दे तो कट कर देना है। दोहराने के लिए कोई भी जानकारी की बार बार दोहराओ तो याद हो जाएगा, नहीं, याद ही नहीं कराना है, दोहराना ही नहीं, बस उनको उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं, ठीक है। याद करने के लिए, दोहराने के लिए कोई जानकारी आपको नहीं देनी है, आपको दंड आप बच्चों को नहीं दे सकते, कोई सजा आप बच्चों को नहीं दे सकते। बच्चों को पुरस्कार के लिए आपको लुभाना नहीं है कि आप इसमें प्रथम आओगे तो आपको ये पुरस्कार मिलेगा, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, नकारात्मक जाएगा।
हाँ, कोई समस्या को छोड़ना, अगर कोई बच्चा किसी काम को नहीं कर पा रहा है तो उसको अगर आपने ये बोल दिया कि समस्या को छोड़ दो, किसी ऑप्शन में आपको ये दिखाई दिया कि समस्या को छोड़ने के लिए कह देना कि ठीक है, कोई बच्चा कोई संप्रत्यय को समझ नहीं पा रहा है तो आप इसे छोड़ दो, ठीक है, अगले चैप्टर पे चलो। तो ये भी क्या है, नकारात्मक है, आपको ऐसा भी बच्चे को नहीं बोलना है। आपको जब क्वेश्चन देने हैं बच्चे को तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपको माने जाते हैं खुले अंत प्रश्न वाले, ओपन एंडेड क्वेश्चन। लेकिन अगर बंद प्रश्न वाले क्वेश्चन है तो वो नकारात्मक है। आपको क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, ओपन एंडेड, यानी कि जिसमें बच्चा खूब सोचे, खूब विचारे, ठीक है। अगर सीधे बंद प्रश्न वाले क्वेश्चन आपने पूछ लिए कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, इसके आगे क्या है, कुछ भी नहीं, समझ रहे हो, तो ये क्लोज हो गया। इतना ही तो पूछा है, भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली, हो गया क्लोज। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली कैसे बनी, अगर आपने ये पूछ लिया तो वो ज्यादा क्वेश्चन बेस्ट हुआ ना, तो वो ओपन एंडेड है, ठीक है। नोट्स प्रदान करना, नोट्स प्रदान करना भी नकारात्मक माना जाएगा। नोट्स आपको बच्चों को नहीं प्रदान करने हैं, या फिर जो है नोट्स बनाने के लिए भी नहीं कहना है, ठीक है, ये भी नकारात्मक माना जाएगा। गैर उदाहरण जो मैंने आपको बताया था, इररिलेवेंट एग्जाम्पल उनको नहीं देने हैं, जो टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेवेंट करके बच्चों को जोड़कर उसके साथ में पढ़ाना है। एक अधिकार, अगर कक्षा और शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन आता है कि शिक्षण कैसा होना चाहिए, तो एक अधिकारवादी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी कि टीचर ही अपने तरीके से डिजाइन कर रहा है। या फिर कक्षा एक अधिकारवादी, यानी कि एक तरह की बच्चों की कक्षा नहीं होनी चाहिए, उस पर हर किसी बच्चे का अधिकार होना चाहिए। वो बच्चा प्रजातांत्रिक तरीके से उसमें रहे और स्वतंत्र रहे, किसी एक का अधिकार ना हो, ठीक है। परिभाषा, परिभाषा भी किसी उसमें सेंटेंस में आ रही है कि भाई परिभाषा आधारित शिक्षण, मतलब कोई टॉपिक है, ठीक है, उसमें बच्चों को परिभाषा याद करने के लिए या फिर जो है उसको रटने के लिए, या परिभाषा शब्द का अगर कहीं पर भी आपको दिखाई दे रहा है तो वो भी नकारात्मक माना जाएगा। हमें बच्चों से सहानुभूति बिल्कुल नहीं रखनी है। पहले इस यहाँ पर आप अटकोगे कि भाई अगर उनके लिए अच्छा सोचना है, सब कुछ सकारात्मक सोचना है, तो सहानुभूति तो हमें बच्चों से बिल्कुल रखनी, क्योंकि वो बच्चे हैं। नहीं, आप अगर किसी बच्चे से सहानुभूति रखोगे तो दूसरे बच्चे के मन में फर्क आ जाता है, तो हर किसी से तो सहानुभूति रख, तो उसकी यहाँ एक असली बात ये होती है कि उसे अपनी असली क्षमताओं का पता नहीं चलता, समझ रहे हो। अगर हम बच्चों को कह देना कि तुम नहीं कर पा रहे हो बेटा, तुम इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो, तो ठीक है मत समझो, ऐसे आपको नहीं करना है। तो आप सहानुभूति बच्चे से नहीं रख सकते हैं, ठीक है। असंदर्भित, यानी कि आपको असंदर्भित जानकारी या फिर असंदर्भित शिक्षण नहीं कराना जिसका बच्चे से कोई मतलब ही नहीं है, तो वो असंदर्भित हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो असंदर्भित कोई क्वेश्चन उसको नहीं देना है, असंदर्भित शिक्षण उसको नहीं कराना है। समेकित मूल्यांकन, यहाँ क्वेश्चन में आ जाता है कि मूल्यांकन कैसा हो और उसकी क्या विशेषता है, ठीक है। जब अगर आपको ऑप्शन में समेकित मूल्यांकन दिखाई दे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, तो उसको कट कर देना है। हमें बच्चों की उपेक्षा नहीं करनी है। उपेक्षा का मतलब होता है इग्नोर करना, ठीक है। हमें बच्चों को व्यवसायिक और रोजगार संबंधी शिक्षा नहीं देनी है कि उनको शिक्षा दे रहे हैं तो किस लिए दे रहे हैं, ताकि उनको रोजगार मिले, उनको व्यवसाय मिले, नहीं, इसका उद्देश्य ये नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उनको उच्च ग्रेड की शिक्षा नहीं देनी है कि बस ग्रेड मिल जाए, उच्च हाई ग्रेड मतलब इनको मिल जाए इसलिए इनको शिक्षा दी जा रही है, नहीं, ठीक है, ये भी गलत माना जाएगा। जब लैंगिक असमानता से क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि लैंगिक असमानता में जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो लैंगिक समानता अगर है तो अच्छी बात है, उनमें लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं किया जा रहा है। लेकिन लैंगिक असमानता है, लड़का लड़की में फर्क किया जा रहा है, तो वो गलत हो जाएगा, वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। दोनों जो लिंग है, जो जेंडर है, उनमें कोई भी हमें फर्क नहीं करना है, उनमें समानता रखनी है। पक्षपात हमें बच्चों से बिल्कुल नहीं करना, पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं करनी है। तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक शब्दावलियों का हमें प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। कोई ऐसी मतलब टफ शब्दावली, टफ शब्द का हमें प्रयोग अपने शिक्षण में नहीं करना है। हमें बच्चों में परस्पर जो हम प्रतियोगिता कराते हैं, ठीक है, हमें बच्चों में प्रतियोगिता कभी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि हम सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, चाहे वो सामान्य, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो।
जब हम प्रतियोगिता कराएंगे तो सामान्य बच्चे और प्रतिभाशाली बच्चे तो आगे निकल जाएंगे, लेकिन विकलांग बच्चे पीछे रह जाएंगे। तो प्रतियोगिता से क्या होगा, विकलांग बच्चों को दिव्यांग बच्चों के जो होते हैं उनमें हीन भावना आएगी। इसलिए हमें प्रतियोगिता उनके बीच में नहीं करानी है। हमें उनकी गलतियों को अगर इंगित कर रहे हैं, जैसे किसी शिक्षिका ने अधिगम के लिए लर्निंग के लिए, सीखने के लिए कोई काम दिया और उसमें कोई बच्चा कोई गलती कर रहा है, तो उसमें अगर ऐसा ऑप्शन आ जाता है कि सुधार हेतु शिक्षिका को बच्चों की गलतियों को इंगित करना चाहिए, है ना, तो वो गलत माना जाएगा। तो हमें बच्चों की गलतियों को इंगित नहीं करना है। व्याकरण पर बल बिल्कुल नहीं देना है कि व्याकरण को रटो, उसको याद करो, है ना। व्याकरण पर हमें बल बिल्कुल नहीं देना कि पहले व्याकरण सीखो उसके बाद में तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। कोई बच्चा सुन तो पा रहा है ना, अगर उसको एबीसीडी नहीं आती तो अगर आप उसको कोई समझा रहे हो कि चांद तारे सूरज इनका क्या रिलेशन है, सूरज हमें रोशनी किस प्रकार देता है, और पौधे सांस कैसे लेते हैं, और पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो वो सुन तो पा रहा है ना, समझ सकता है। इसलिए व्याकरण पर बल देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अगर हम बच्चों को अंक देने के लिए, सिर्फ अंक देने के लिए पढ़ा रहे हैं, अंक देने के लिए उनकी परीक्षा ले रहे हैं, तो वो भी गलत माना जाएगा। किसी ऑप्शन में अगर अंक देना है तो वो भी आप कट कर दोगे। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण पर बल देना कि आपको परीक्षा उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने के लिए देना है, ठीक है, वो भी आप कट कर दोगे। ज्ञान स्तर या लिंग आधार पर समूह बनाना, एक बच्चा इंटेलिजेंट है, दूसरा बच्चा डल है, तो इनका 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 क्या कर दो, इनका समूह बना दो, है ना। या फिर इनका जो है ये बच्चे होशियार और ये कम होशियार, ये ज्यादा होशियार, इस तरीके से इनका लेवल बना दो। नहीं, आपको अगर आप अगर ऐसा कर देते हैं तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, वो नकारात्मक माना जाएगा। ठीक है, उसको आप कट कर देंगे। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको किसी भी बच्चे को अलग लेवल नहीं देना है। ठीक है, आपको बच्चों को ग्रुप तो बिल्कुल नहीं बनाने हैं, इस लेवल पर तो ग्रुप बिल्कुल नहीं बनाने हैं कि कौन होशियार है, कौन थोड़ा कम होशियार है। ठीक है, आपको बच्चों को नियंत्रित नहीं करना है, अभिसारी चिंतन पर नहीं, अपसारी चिंतन को बढ़ावा देना है। पुरस्कार के कोई बात नहीं करनी, पुरस्कार के लिए मतलब हम शिक्षा मनोविज्ञान पुरस्कार की मनाही करता है। साथ साथ बाह्य अभिप्रेरणा, अब जब अभिप्रेरणा की बात आती है कि वो कौन सा, मतलब जैसे कोई काम है और बच्चे को निष्पादित करना है, बच्चे को कंप्लीट करना है, तो कौन सी ऐसी एनर्जी है जो उसको वो काम करने के लिए सबसे बेहतर उसको रिजल्ट देगी, तो उसकी इनर पावर, उसकी इनर उसका इनर मोटिवेशन, ना कि एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन दूसरों के द्वारा दिया जाता है जो कुछ समय के लिए काम करता है, और जो इंटरनल मोटिवेशन होता है, इनर मोटिवेशन होता है, वो सेल्फ होता है, वो हमेशा आदमी को हमेशा सफलता दिलाता है, बच्चे को हमेशा सफलता दिलाता है, इसलिए वो बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो अगर इस तरह के शब्द आपको किसी भी ऑप्शन में दिखाई देते हैं तो आपको क्या कर देना, कट कर देना है। तो अगर आप इन शब्दों को, सिर्फ इन शब्दों पर काम कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी तरह सोल्व हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। और अब कुछ ऐसे शब्द हैं जब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो ध्यान आपको देना है कि अगर किसी थियरी में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और इस तरह का ऑप्शन आपको नजर आ जाए तो सीधे करके टिक लगा देना है। ठीक है, वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की, समावेशी शिक्षा की 5 नंबर की आपकी यूनिट है, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो जब उससे क्वेश्चन आता है तो समावेशी शिक्षा एक शिक्षा है, एक शिक्षा का मतलब टाइप है। तो हम इसे क्या कहेंगे, एकीकृत जो शिक्षा है, जो विशेष बच्चों के लिए थी, जिसमें दिव्यांग बच्चों को अलग से पढ़ाया जाता था, तो वो अच्छी नहीं मानी गई। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रावधान किया गया कि भाई एक शिक्षा, ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो सभी बच्चों को, जिसमें भेदभाव भी ना हो, उनको अलग भी ना किया जाए, उनका नामीकरण भी ना किया जाए, उनको लेबलिंग ना किया जाए, और उनमें हीन भावना भी ना आए, सभी बच्चों को हम साथ पढ़ा सके, हमें तो ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है। तो भारत में समावेशी शिक्षा को अपनाया गया और समावेशी शिक्षा सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। जब आपका शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन आए
कि भाई कौन सी शिक्षा बेहतरीन है, बच्चों को वह शिक्षा जो सबको समान लेकर चलती है, सबके भले का, सबका सम्मान करती है। तब आपको ढूंढना है कि समावेशी शिक्षा ऑप्शन में कहाँ है, उसे हम समेकित या समावेशी शिक्षा कहते हैं। तब आपको ऑप्शन में वो शिक्षा ढूंढनी है, तो जिसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा की जो विशेषता है, जब आपसे समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन आए, तो समावेशी शिक्षा को आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी ऑप्शन में आपको दिखाई दे, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि समावेशी शिक्षा की विशेषता है ना, या फिर समावेशी शिक्षा बढ़ावा देती है, या फिर समावेशी शिक्षा में समाहित है कौन कौन से गुण हैं। तो गुण यह है कि एक तो सभी को ये मुख्य धारा से एक ही धारा से जोड़ती है, सबको जोड़ लिया आपस में। भाई ये सामान्य बच्चा है, ये विकलांग है, ये जो है प्रतिभाशाली है, ठीक है। तो ये क्या है कि सभी बच्चे आपस में एक ही क्लास में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग पढ़ते हैं। तो ये एक मुख्य धारा से जोड़ती है। और ये प्रजातांत्रिक रूप से बैठे रहते हैं आपस में, है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पर इनको स्पेशल बैठाया जाएगा, इनको स्पेशल नहीं, इस प्रजातांत्रिक जो है रूप से बैठे रहते हैं। और ये बच्चों की हक की शिक्षा है, बच्चों के हक में ही शिक्षा है, ना ये टीचर के हक में है, ना ये जो कह सकते हैं कि राज्य के हक में, किसी के हक में नहीं है, बच्चों के हक की शिक्षा है। इसका पाठ्यक्रम लचीला होता है, क्योंकि पता है ना अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, तो सीधी सी बात है एक तरह का एक समान मानक पाठ्यक्रम अगर हम रख देंगे, एक रूप शिक्षण कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, जब समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन आए तो एक रूप शिक्षण, मानक पाठ्यक्रम, एक समान शिक्षण अगर रख देंगे तो वो गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लचीला अधिगम और लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसका जो पाठ्यक्रम रहता है यूडीआरएल पर रहता है, यानी कि ये जो यूनिवर्सल कह सकते हैं कि यूनिवर्सल डेवलपमेंट की सोच रखता है, कि चहुमुखी विकास की सोच रखता है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा को ये बढ़ावा बिल्कुल नहीं देती है। ठीक है, मैंने आपको बताया प्रतिस्पर्धा शब्द जहां आपको दिखाई दे जाए उसको कट कर देना। तुलना या नामीकरण नहीं करती है, ठीक है, और ये सबको समान अवसर देती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब आपका बुद्धि से क्वेश्चन आए, तो सबसे आप ऑप्शन में ढूंढना बहुआयामी बुद्धि। बहुआयामी बुद्धि को जो है बेस्ट माना जाता है। और अमूर्त, एक मूर्त बुद्धि होती है, एक अमूर्त होती है, तो जिसमें अमूर्त बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि को बेस्ट माना जाता है। अभी हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव तो आपने समझ ली कि ऑप्शन को कैसे काटना है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव वर्ड भी हेल्प करेंगे कि अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है तो हम वहां पर कैसे पहचाने। जैसे चिंतन से क्वेश्चन आ गया कि अगर कोई ऐसा जैसे बच्चे हैं, कक्षा में बच्चे हैं, तो हम उन्हें अगर कोई क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक बच्चों को एक प्रयोगात्मक मतलब कार्य दिया गया है, जिसमें बच्चों को बाढ़ नियंत्रण के लिए बाढ़ नियंत्रण के सुझाव बताने हैं। ठीक है, तो बाढ़ नियंत्रण के सुझाव बताने हैं, तो ये क्वेश्चन बच्चों के किस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा दे रहा है। उसमें अगर आपके ऑप्शन में निगमनात्मक है, और साथ ही साथ अभिसारी है, और साथ ही साथ अपसारी है, अपसारी की जगह सृजनात्मक भी आ सकता है। ठीक है, समझ रहे हो, तो वहां पर आप निगमनात्मक को कट कर देंगे, अभिसारी को कट कर देंगे, और ढूंढेंगे अपसारी या फिर सृजनात्मक कहां पर है। समझ गए? तो आपको ये अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन, क्योंकि ये बेस्ट चिंतन माने जाते हैं, सोचने का तरीका सबसे बेस्ट माना जाता है। अपसारी, सृजनात्मक, सकारात्मक सोच, ये किसको बढ़ावा दे रहा है? सकारात्मक सोच को बढ़ा दे रहा है। ये आगमनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे रहा है कि बच्चा खुल के सोच पा रहा है, बच्चा खुल के सोच पा रहा है। आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे रहा है कि मतलब बच्चा मतलब ये सोच पा रहा है कि इसके गुण क्या है, इसके दोष क्या है। ठीक है, समझ रहे हो? एक तो होता है सीधे सीधे बुराई कर देना, सीधे सीधे किसी चीज को गलत बोल देना। एक होता है कि उसमें गलत पक्ष भी रखा जाए और सही उसका तर्क भी रखा जाए। ठीक है, तो वो आलोचनात्मक चिंतन होता है। अनुरूपण चिंतन या फिर खोज, अन्वेषण, विवेचनात्मकता, इसमें से कोई भी शब्द आपको वहां पर मिल जाए तो आप उस पर सीधे टिक कर देंगे कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगर आपसे आकलन से क्वेश्चन पूछा जाए तो आकलन बच्चों का कैसा होना चाहिए? रचनात्मक होना चाहिए, या फिर सतत एवं व्यापक आकलन, जो
मतलब क्या माना जाता है, सकारात्मक माना जाता है। अगर उसमें योगात्मक मूल्यांकन है या फिर उसमें एक और होता है, ठीक है, अगर इस तरीके से आकलन है तो वो गलत है, वो कट कर देंगे आप। अगर आकलन से संबंधित क्वेश्चन आता है और उसमें ये आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं ये शब्द, तो आप इस पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। विकास से अगर क्वेश्चन आता है, विकास वाले टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है, तो बच्चों का विकास कैसा होना चाहिए। अगर आपको ऑप्शन में कहीं शब्द दिखाई दे सर्वांगीण, अगर ऑप्शन दिखाई दे सार्वभौमिक, अगर ऑप्शन दिखाई दे निरंतर, जो विकास होता है वो निरंतर होता है, वो विकास बहुआयामी भी उसको माना जाता है, क्योंकि विकास सामाजिक भी होता है बच्चे का, बहुत बच्चे का नैतिक विकास भी होता है, बच्चे का सांस्कृतिक विकास भी होता है, तो बहुआयामी हो जाता है ना। तो ठीक है, समझ गए। तो आगे बात करें कुछ जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट हम बात करेंगे पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी से जो क्वेश्चन आते हैं ना, जिसमें आप फंसते हो कि इसको पहचाने कैसे, कि भाई इसका आंसर हम कैसे ले। जब आपको थियरी सीधे सीधे पियाजे से क्वेश्चन दे दिया कि पियाजे की सोच ऐसी है या फिर पियाजे बच्चों के बारे में ऐसा सोचते हैं, जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप ध्यान रखें कि पियाजे बच्चों के बारे में ये सोचते हैं कि बच्चे खोज करके, ये शब्द आपको ढूंढने हैं, कि बच्चे खोज करके सीखते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, अपने ज्ञान समाज के बारे में जो उनके विचार है, जो उनकी संकल्पनाएं हैं, वो उनको खुद निर्मित करते हैं, बच्चे करके सीखते हैं, ठीक है। संज्ञान शब्द आपको दिखाई दे तो आप पियाजे से संबंधित अगर क्वेश्चन है और उसमें संज्ञान शब्द आपको ढूंढना है, संज्ञान शब्द कहाँ है, पियाजे से संबंधित क्वेश्चन आ गया तो आपको ढूंढना है सक्रिय ज्ञान निर्माता, क्योंकि वो बच्चों को सक्रिय ज्ञान निर्माता मानते हैं कि वो अपना ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, ठीक है। वो बचपन से लेकर या फिर कह सकते हैं कि समाज का रोल नहीं मानते हैं वो। पियाजे वाइगोत्स्की तो ये कहते हैं कि वो समाज से चीजें सीखते हैं और समाज उनके ज्ञान निर्माण में मदद करता है, लेकिन पियाजे कहते हैं कि वो तो अपने ज्ञान का निर्माण क्या करते हैं, खुद करते हैं। पियाजे बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक मानते हैं और पियाजे के अनुसार जो बच्चे हैं अपने सिद्धांतों की खुद रचना करते हैं, ठीक है। और बच्चे क्या है, रचनात्मक अन्वेषण करते हैं, वो क्या करते हैं, खोज करते हैं हर एक चीज की, है ना। जैसे आपने देखा भी होगा ना, छोटा सा बच्चा है, कोई खिलौना है, वो उसके हाथ से टूट जाता है तो उसको जोड़ने की कोशिश करता है, क्या उसको सिखाया किसी ने उसको कि इसको जोड़ना भी है, नहीं, वो खुद ही जो है उसको जोड़ के तोड़ के खुद ही सीखते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं और वो करके सीखते हैं, तो इस तरह के। और पियाजे बच्चे को स्वतंत्र मानता है, वो ये नहीं कहता कि बच्चा किसी की मदद से बड़ा होता है, बच्चा किसी की मदद से चीजों को सीखता है, नहीं, वो तो स्वतंत्र है, वो खुद सीखता है। लेकिन यहीं पर जब बात आती है वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की ऐसा नहीं सोचते, वो ये कहते हैं कि पियाजे कहते हैं कि बच्चा खुद ही सीख लेता है सब कुछ, वो तो स्वतंत्र है, वो तो करके सीखता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चा एक समाज में पल रहा है, जहां उसके माता पिता है, जहां उसके पड़ोसी है, जहां उसके भाई बहन है, वो उसके चारों तरफ रहते हैं, वो उनकी मदद के बिना तो कुछ भी नहीं सीखता। जैसे अपनी मम्मी को जो कुछ भी करते देखता है वो उसी को फॉलो करता है, पापा को जिस तरह बाइक चलाता है, फोन चलाते देखता है, बाइक साफ करते देखता है, वो उसी काम को करता है। बच्चा खुद नहीं करके सीखता, बच्चे को सहारा चाहिए, बच्चे को क्या चाहिए, सहारा चाहिए, बिना सहारे के वो कोई काम नहीं सीखता। तो वाइगोत्स्की अपनी थ्योरी में कहते हैं कि बच्चा मदद से सीखता है, सहारे से सीखता है ना, मदद यानी कि इसके फोल्डिंग से सीखता है, पाड़, उसको सहारा चाहिए, ठीक। और उसके विकास में जो समाज है वो उसको सीधे सीधे, उसका समाज उसके माता पिता है, उसके पड़ोसी है, उसके भाई बहन है, वो उसको सीधे सीधे मदद करते हैं और उस समाज से ही वो भाषा सीखता है। जबकि पियाजे तो कहते हैं कि बच्चा तो भाषा के साथ ही पैदा होता है, ठीक है, वो तो अपनी मतलब भाषा को लेकर पैदा होता है, धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे भाषा बोलने लगता है। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा लेकर पैदा नहीं होता, वो तो भाषा उसकी समाज के सहायता से, समाज से सीखता है। क्यों अलग अलग समाज के बच्चे अलग अलग भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाइगोत्स्की इस तरीके से मानते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा एक तो अपना विकास
खुद से जितना उसमें शक्ति है कि अगर वो अकेला रहेगा तो उतना विकास वो करेगा। ठीक है, जैसे होता है ना कि कोई बच्चा है जंगल में रह रहा है, कहीं दूर दूरस्थ एरिया में रह रहा है, तो उसका विकास उतना ही होता है जितना वो खुद से उसका हो सकता है। लेकिन जब वो किसी के संपर्क में आता है, माता पिता के, भाई बहन के, पड़ोसी के, दोस्तों के, तो और टीचर के, तो उसका विकास बढ़ जाता है। तो वो जो सहायता से यानी कि संपर्क में आने से जो विकास बढ़ा है, ठीक है, एक तो वास्तविक विकास जो उसका खुद से हो रहा था, एक संपर्क में आने से विकास, तो उन दोनों के बीच के अंतर को एक नाम दिया गया है जेडपीडी। तो जेडपीडी भी आपको कहीं शब्द दिखाई दे तो वाइगोत्स्की की थ्योरी में आपको जब कुछ ऐसा क्वेश्चन आए कि जहां पर बच्चे का अपना वास्तविक विकास और परस्पर सहयोग वाले विकास के बीच के अंतर को जेडपीडी नाम दिया गया है। ठीक है, तो आपने समझ लिया। बच्चे वाइगोत्स्की ये कहता है जब बच्चा क्लास में जाता है तो क्लास में भी उसका जो शिक्षण है वो, जब आपने देखा होगा एक बच्चे को अलग से ट्यूशन दिया जा रहा है घर पे बुलाकर, एक बच्चा ग्रुप में पढ़ रहा है दोस्तों के साथ में, तो उन दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि क्लास में भी बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वहां पर भी उनके लिए मदद के लिए जो है उनको ग्रुप में रखना चाहिए, यानी कि उनका पारस्परिक शिक्षण कराना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे से जोड़कर, जैसे टीचर का इंटरेक्शन बच्चे के साथ होना चाहिए और बच्चे का इंटरेक्शन टीचर के साथ में होना चाहिए, एक मतलब जुड़ाव होना चाहिए, तभी जो है शिक्षण अच्छा होता है। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों के साथ में भी उसका जुड़ाव होना चाहिए, तब बच्चा ज्यादा सीखता है, तब उसकी सीखने की संभावना बढ़ जाती है। कहते हैं ना कि एक प्रॉब्लम वो खुद से सोल्व नहीं कर पा रहा है, लेकिन किसी दूसरे की मदद से वो उसे आसानी से सोल्व कर लेता है। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की यही बात कह रहे हैं। इसीलिए बच्चों को सहयोगी अधिगम पर जोर देते हैं कि एक दूसरे से सीख कर वो देख कर मदद लेकर वो सीखे, जिसको सहयोगी अधिगम कहा गया है। तो वो सहयोगी अधिगम को अच्छा मानते हैं। वो परस्पर अंतर क्रिया टीचर के और बच्चे के बीच में परस्पर अंतर क्रिया, इंटर रिलेशन, इंटर कनेक्शन बीच में होना चाहिए। ठीक है, इंटरेक्शन दोनों का हो कि टीचर भी बच्चे से सवाल करे, बच्चा भी टीचर से सवाल करे, तभी शिक्षण अच्छा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वाइगोत्स्की के विचार है। जहां पर आपको समझ में ना आए तो इन शब्दों का ध्यान रखें और इनका इस्तेमाल आपको कैसे करना है ये आपने समझ लिया होगा। तो अब बात करते हैं भाषा की। जब भाषा से आपका क्वेश्चन आता है तो आपको शब्द ढूंढने हैं कि भाषा की अगर बात करें तो भाषा से संबंधित दो ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिनसे भाषा से संबंधित क्वेश्चन आपके आते हैं। तो जब क्वेश्चन आता है पियाजे की थ्योरी से, जिसमें लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो भाषा है उसको एक सांस्कृतिक उपकरण माना है किसने, वाइगोत्स्की ने। और अगर बात करें कि भाषा को आत्म केंद्रित किसने माना है, जैसे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जब आप खुद से बात कर रहा होता है, आपने देखा होगा बच्चा जब खेलता है तो वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है धीरे धीरे। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पर पूछा है कि प्याजे उस भाषा को क्या मानते हैं, तो प्याजे उसे क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता कहते हैं। और बच्चे को वो उसका आत्म केंद्रित वाक कहते हैं कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बोलता है। बच्चा जब बड़बड़ाता है, खुद से बोलता है, तो वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बोलता है। तो भाषा से संबंधित अगर पियाजे और वाइगोत्स्की को लेकर क्वेश्चन आते हैं, इनके अंतर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पियाजे बच्चे की भाषा को आत्म केंद्रित मानते हैं, इनर स्पीच मानते हैं। ठीक है, और ये एक तरह से संज्ञानात्मक अपरिपक्वता मानी जाती है पियाजे के अकॉर्डिंग। वहीं पर वाइगोत्स्की इस भाषा को, जो बच्चे अपने आप से छोटे बच्चे बात करते हैं, वहीं पर वाइगोत्स्की इस भाषा को क्या बोलते हैं, निजी वाक बोलते हैं। निजी वाक बोलते हैं या फिर व्यक्तिगत वाक बोलते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत मतलब पर्सनल हो गया। तो ये वाइगोत्स्की ये मानते हैं कि ये जो बच्चा है इस भाषा को खुद को नियंत्रित करने के लिए, खुद को दिशा देने के लिए, खुद को दिशा देने के लिए बोलता है। मतलब उसका बड़बड़ाना वाइगोत्स्की के लिए क्या है, खुद को दिशा देने के लिए। ठीक है, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए वो इस भाषा को बोलता है। ठीक है, मतलब बड़बड़ाने को उन्होंने ऐसे बोला है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो इन शब्दों का ध्यान रखना है।
और अगर मूल्यांकन की बात करें, कहीं पर मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, तो मूल्यांकन कौन सा अच्छा माना जाता है, जिसमें आपको निर्माणात्मक शब्द दिखाई दे, रचनात्मक शब्द दिखाई दे, फॉर्मेटिव शब्द दिखाई दे। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, उसकी विशेषता होनी चाहिए विश्वसनीय और वैध। मूल्यांकन की सर्वोच्च विशेषता होनी चाहिए होती है वो विश्वसनीय हो और वो वैध हो, वैलिड हो, उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन हो, वो सतत हो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो। सतत का मतलब पूरे साल कई टेस्ट हो रहे हैं, कई प्री बोर्ड हो रहे हैं, कई बीच-बीच में एग्जाम मतलब लिए जा रहे हैं, और कहीं यूनिट का टेस्ट हो रहा है, कहीं चैप्टर का हो रहा है, कहीं टॉपिक का हो रहा है, तो बीच-बीच में मतलब चलते रहे, तो वो सतत मूल्यांकन बच्चों का होता रहना चाहिए। अब मूल्यांकन में ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो समझ को विकसित करने में मदद करें। मूल्यांकन सबसे बेहतर कौन-सा माना जाएगा, जो जिसमें ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चे की समझ को विकसित करने में मदद कर रहे हों। ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें विश्लेषण आधारित क्वेश्चन हो, जिसमें बच्चा विश्लेषण करके ही आंसर दे। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे माने जाएंगे, ठीक है। और जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हो, उस समय अगर उदाहरण कैसे हमें देने चाहिए, जब अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है कि एक शिक्षिका है, अधिगम करा रही है और वो फलाने टॉपिक से अधिगम करा रही है, तो उसे उदाहरण कैसे देने चाहिए। उदाहरण ऐसे होने चाहिए, देखो किताब आधारित अगर उदाहरण है तो समझ लो वो आपको कट कर देना है। पुस्तक आधारित उदाहरण पे उसको नकारात्मक माना जाएगा। पॉजिटिव क्या माना जाएगा, उदाहरण टीचर को कैसे रखने चाहिए, वास्तविक जीवन से जुड़ी घटनाओं पर आधारित। अगर वो ऐसा उदाहरण दे रही है अपनी कक्षा में तो ये बेस्ट है, ये पॉजिटिव है, आपका आंसर सीधे यहाँ से आपका निकल आएगा। आपको जो उनको उदाहरण देने चाहिए वो प्रयोगात्मक होने चाहिए, यानी कि बच्चे उसको प्रयोग करके देखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फेंक दिया, या फिर ऐसा कि वो सैद्धांतिक ही है, यानी कि किताबों में ही लिखा हुआ है। ऐसा होना चाहिए, उदाहरण ऐसा होना चाहिए जिसको बच्चे प्रयोग करके देख सके। उदाहरण जीवंत होना चाहिए, यानी कि फिलहाल की घटना से जुड़ा होना चाहिए। सतत पुनर्बलन आधारित होना चाहिए, यानी कि बच्चा बार-बार उससे प्रेरित हो। और उदाहरण कैसा होना चाहिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर पर आधारित, यानी कि एकदम सिंपल से और जटिल की ओर पर आधारित होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो उदाहरण ऐसे होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है आपका संज्ञान और संवेग से, संज्ञान और संवेग यानी कि जब क्वेश्चन आता है कि ये क्या एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जैसे संज्ञान का मतलब है दिमाग और संवेग का मतलब है आपके इमोशन, तो आपके आपके दिमाग पर आपके इमोशन का प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पढ़ाई का मन कर रहा है ना, लेकिन आपको कुछ कोई घटना याद आ गई, तो आप इमोशन में बह गए, या फिर कह सकते हैं कि किसी से अफेयर है, उसकी तुरंत आपको कोई शब्द पढ़ा कुछ, या फिर कुछ मोमेंट ऐसा हुआ तो आपको याद आ गई, तो उस समय क्या होगा, आप तुरंत किताब बंद कर देंगे और घंटा भर उसी की सोच में डूबे रहेंगे। तो इससे क्या है, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए, आपके दिमाग पर आपके इमोशन हावी होते हैं नहीं होते हैं, आपके इमोशन पर आपका दिमाग हावी होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सन्निहित है, जुड़े हुए हैं, परस्पर आधारित है, एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं और एक दूसरे को भाई कंप्लीटली प्रभावित करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। आपको ये ढूंढना है कि ये कहाँ पर ऐसा ऑप्शन में है कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या फिर एक दूसरे पर आधारित है, एक दूसरे से संबंधित है, ठीक, समझ गए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अधिगम की बात करें, देखो यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, तो जब अधिगम की बात हो तो अधिगम कैसा होना चाहिए, बच्चों की लर्निंग कैसी होनी चाहिए, जब हम उनको सिखा रहे हैं, कुछ भी सिखा रहे हो चाहे, है ना, तो वो कैसा हो, तो कैसा हो, सहभागिता हो, एक दूसरे की सहभागिता हो, वो सबसे बेस्ट माना जाएगा। लर्निंग सबसे बेस्ट कैसी मानी जाएगी, जिसमें बच्चा एक्टिव हो, जिसमें बच्चा करके सीखे, जिसमें बच्चा जीवंत उदाहरण से जुड़कर उसको पढ़ा जाए, बच्चा परस्पर सहभागिता, ऐसा नहीं कि टीचर बोले जा रहा है, बच्चे के भी जो है उसमें सहभागिता होनी चाहिए। और उसको स्वतंत्र वातावरण, अधिगम अच्छा कब होगा, जब उसे स्वतंत्र वातावरण मिलेगा, जब उसको प्रजातांत्रिक कक्षा मिलेगी तब अधिगम अच्छा होगा। जब वो शिक्षण उसके समाज विकास पर आधारित होगा, ताकि उसका सामाजिक विकास हो। जब शिक्षण कैसा होगा, प्रयोग आधारित होगा, बच्चे उसको जो पढ़ाया जा रहा है उसको प्रयोग करके भी देख सके। शिक्षण कैसा होना चाहिए, अभिप्रेरणा को बढ़ाने वाला, ठीक है। शिक्षण कैसा होना चाहिए, नम्य होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, एक साथ पढ़ाए जा रहे हैं, नहीं, बीच-बीच में कुछ हँसी मजाक या फिर कुछ ऐसा भी होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है, तो लचीला होना चाहिए, अनुकूलित होना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। और जब आप पढ़ाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि
जानकारी को पूर्व जानकारी के साथ में जोड़ के पढ़ाएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस चालू कर दिया और बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा बच्चे से जानकारी ले, है ना। किसी भी टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे आप पेड़ के बारे में पढ़ाने पर्यावरण के बारे में पढ़ाने जा रहे हो, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले कि मतलब जितने भी पेड़ खड़े हैं तो ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, क्या आपको पता है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पता है। ठीक है, इस तरीके से मतलब रिलेट करे, पहले पूर्व ज्ञान बच्चों का ले, ठीक, तब उसको जो है टॉपिक को स्टार्ट करे, तब बच्चे को समझ में आएगा। अब लास्ट बच गया जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आपके 2 नंबर के आते हैं, जहां आपको चूकना नहीं है। अगर आपका जेंडर से क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपका जेंडर से क्वेश्चन आ रहा है, जेंडर आपको पता ही है, या तो हम लड़के को बोलते हैं कि लड़का या फिर लड़की। ठीक है, ये जेंडर है, हम इनके बारे में बात करते हैं, इनसे हर बार क्वेश्चन आता है। जब इनसे क्वेश्चन आता है तो जेंडर क्या है, जेंडर जब रचना की बात करें कि भाई ये लड़का है लड़की है, तो वो तो जन्मजात है। जो जेंडर डिसाइड होते हैं, जेंडर रचना, जेंडर रचना ये जन्मजात होती है। बच्चे की जो रचना है वो लड़के की है या लड़के की है, तो वो कैसी है, जन्मजात है। ठीक है, लेकिन जेंडर भूमिकाएं, यानी कि लड़के की भूमिका, लड़के का समाज में रोल और लड़की का समाज में, भूमिका का मतलब रोल, यानी समाज में लड़के का क्या काम है और लड़की का क्या काम है, तो ये कौन डिसाइड करता है, तो समाज डिसाइड, समाज ने डिसाइड कर रखे हैं, कर रखे कि नहीं कर। हम लड़का क्या खाना बनाएगा, नहीं। लड़का क्या झाड़ू लगाएगा, नहीं। लड़का क्या घूंघट निकालेगा, नहीं। लड़का टिक्की बिंदी करेगा, नहीं। लड़का घाघरा चोली पहनेगा, नहीं। ठीक है, लड़का साड़ी पहनेगा, नहीं। ठीक है, लड़का घर के काम करेगा, नहीं। ये किसने डिसाइड किया है, समाज ने। लड़की लड़की नौकरी करेगी, नहीं। लड़की को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, लड़की को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, लड़की को ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, लड़की को ज्यादा सजना संवरना नहीं चाहिए, है ना। तो ये कौन डिसाइड करता है, कौन, समाज। तो ये जो जेंडर भूमिकाएं हैं, ये किसने डिसाइड कर रखी है, समाज ने। ठीक है, तो ये है, लड़की को क्या नौकरी करनी चाहिए, नहीं। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करता है, समाज। तो ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि मतलब एक लड़का है, ठीक है, फलाना नाम उसको देकर देंगे, जैसे राहुल है, राहुल का जो है इंटरेस्ट है गणित पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि वो लड़का है इसलिए उसने मैथ ले लिया है। ठीक है, उसने मैथ ले लिया है। और राधिका है, राधिका क्योंकि लड़की है उसने क्या ले लिया है, उसने होम साइंस ले लिया है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आ गया। तो ये क्या है, आपसे पूछा जाएगा ये जेंडर रचना है या फिर ये जेंडर भूमिका है। ठीक है, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, तो ये जेंडर भूमिका को प्रेजेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये प्रचलन है समाज में कि भाई लड़का है तो वो होशियार है, माइंडेड है, इसलिए मैथ ले रहा है। वो लड़की है, पढ़ने में कमजोर होती है, समझ उसकी इतनी अच्छी नहीं होती, उसमें दिमाग नहीं होता, इसलिए वो क्या ले रही है, होम साइंस ले रही है। एक लड़की है क्योंकि स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है तो वहां पर नाच गाने के लिए लड़कियों को जो है बोला गया है, और जो मैनेजमेंट का काम है वो लड़कों को देखने के लिए बोला गया है। तो ये भी क्या दर्शाता है, ये जेंडर भूमिकाओं को दर्शा रहा है। ये एक सामाजिक रूढ़िबद्धता है। ये क्या है, एक सामाजिक रूढ़िबद्धता हम इसको कहेंगे। ठीक है, तो ये एक सामाजिक रूढ़िबद्धता कहलाता है कि समाज में जो चला आ रहा है बस उसी को बढ़ावा मिलता चला जा रहा है। रूढ़ि का मतलब कंजर्वेटिव, और बढ़ता का मतलब वही होता है कि वो उसी को बढ़ाते जा रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, उसको चेंज ही नहीं कर रहे हैं। क्या घर का काम लड़का क्यों नहीं कर सकता, है ना। और जैसे झाड़ू वगैरह, साफ सफाई या फिर डांस, आजकल को बहुत प्रचलन हो गया है। लड़के मोस्टली कि कोई भी प्रोग्राम को देखो, सोशल मीडिया आप खोलकर देखो तो लड़कियों से ज्यादा तो लड़के जो है डांस कर रहे हैं, लड़के मेकअप कर रहे हैं। तो खैर ये क्या है कि मतलब ये रूढ़िबद्धता को तोड़ा जा रहा है, ये अच्छी बात है क्योंकि बदला जा रहा है। क्योंकि अब लड़के भी कहीं ना कहीं कोऑपरेट करते हैं, और लड़के भी जो है अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा समझ रहे हैं। वो लड़का लड़की में के काम में कोई फर्क नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। तो वो मदद भी करते हैं और वो उस चीज को अपना भी रहे हैं। तो खाना बनाते हुए अब आपको लड़की को भी देख लोगे और लड़के को भी देख लोगे। जॉब करते हुए आप लड़की को भी देखोगे, लड़के को भी देखोगे। ठीक है, तो ये रूढ़िबद्धता टूट रही है, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो वो इस तरीके से आपने समझा है टैग वर्ड्स को, जो आपको काफी मदद करेंगे आपके एग्जाम में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो बाकी लोगों को भी शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।